अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं आज की मार्केट में नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस अगेन दिखाई दी है। वीक का लास्ट डे है और लास्ट डे भी बियर्स का होल्ड मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। रोल ओवर वीक का भी ये लास्ट डे है और आज सेलिंग प्रेशर भी विटनेस किया गया। कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आज की मार्केट में स्पेसिफिक है, वो ये है कि FATF का डिसीजन आज 6 बजे तक या 5:30 तक अनाउंसमेंट होगी, जिसमें बताया ये जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में स्टिल है या फिर व्हाइट लिस्ट में चला गया है। ज्यादातर इंडिकेशंस और एनालिसिस यही कह रहे हैं कि इम्कानात यही हैं कि मार्केट जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करे और 40 हम देख रहे हैं जो मार्केट की एक सिचुएशन नजर आ रही है FATF के ऊपर, क्योंकि ग्रे लिस्ट में ही रिमेनिंग यही दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें काफी हद तक हर्ट सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। और अगर हम बात करें IMF की, तो यहाँ पे भी एक हम कहेंगे डेडलॉक दिखाई दे रहा है जिसका इम्पैक्ट देखा गया है। और अगर बात करें MSCI की, तो रिक्लासिफिकेशन दोबारा होती हुई नजर आ रही है। जो हम इमर्जिंग मार्केट में 2017 में और 2018 में गए थे, उस वक्त जब ये रिक्लासिफिकेशन की न्यूज आई थी तो मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो गया था और 50,000 के लेवल भी हमने टच किए थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं फ्रंटियर मार्केट में दोबारा रिक्लासिफिकेशन पाकिस्तान का होना, यानी वापस आना, और हम देखेंगे एक तरह का डिमोशन होना। तो ये चीज मार्केट ने काफी आज जो है वो अनडाइजेस्टेड दिखाई दी मार्केट के अंदर। और ये भी हमने कुछ देखा, कुछ हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स थे जिनमें काफी हद तक सेलिंग देखी गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो कंपाइल होके इस वीक के अंदर, रोल ओवर वीक के अंदर, कुछ ज्यादातर एक स्ट्रेट या फ्लैट पोजिशन क्रिएट करते हुए दिखाई दी है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की स्टैटिस्टिक देखते चलते हैं क्या रही पोजीशंस। ओपन हुई मार्केट 47,962.54 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 48,040.10। लोअर वाज 47,476.38। ये देख रहे हैं आप हायर साइड में और लोअर साइड में जो वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है और ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये MSCI की न्यूज की वजह से क्रिएट हुआ है। एंड फाइनली क्लोजर 47,703.94 यानी कि 258.60 का डिक्लाइन आज की मार्केट में इंडिविजुअली देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 757.76 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया है 119.08 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 21.64 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.34 के इजाफे के साथ 3.99 पे क्लोजर। 142.04 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्कॉट पे 0.30 का डिक्लाइन, 12.20 पे क्लोजर। 53.71 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली पेस पाकिस्तान 0.07 का इजाफा देखा गया, 6.92 पे क्लोजर रहा। 44.497 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। आज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की अगर हम कहेंगे पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेक्टर से है, तो यहाँ भी यही देखा जा रहा है कि थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में पार्टिसिपेशन हो रही है, छोटे स्क्रिप्ट्स में काम हो रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर कॉशियस स्टैंस विटनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इतनी सारी न्यूज़ हैं और उनके इम्पैक्ट भी मार्केट पे आ रहे हैं, तो आज हम इनमें से एक यानी कि IMF को डिस्कस करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF और पाकिस्तान की शराकत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम हैसियत की हामिल समझी जाती है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेजेस दोनों अतराफ से बाहिमी इत्तेफाक के तहत मुआहदे का हिस्सा होते हैं। याद रहे कि गुज़श्ता बरस की किस्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद जारी की गई थी। IMF का पाकिस्तान से मौजूदा प्रोग्राम उस वक्त इल्तवा का शिकार हो गया था कि जब गुज़श्ता बरस फरवरी में पाकिस्तान ने IMF शराइत के तहत पावर सेक्टर के नरखों में मजीद इजाफे को जून के माह तक मुलतवी करने का कहा था, जिसकी वजह से IMF का इस प्रोग्राम पर दूसरा नजरसानी जायजा नहीं हो सका। कोरोना वायरस की वबा ने जब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी मुतासिर किया, तो इस प्रोग्राम के तहत IMF से मजीद अदायगी को मौखर कर दिया गया। ताहम इस प्रोग्राम के मुअत्तल होने के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस की मनफी असरात से महफूज बनाने के लिए रकम फराहम की थी, जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। IMF प्रोग्राम की पाकिस्तान के लिए बहाली एक जानिब मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में करोड़ों डॉलर्स का इजाफा करेगी, तो दूसरी जानिब उससे जुड़ी शराइत पर मईशत और सनत और तिजारत के माहिरीन और इससे वाबस्ता अफराद तशवीश का इजहार भी करते हैं, जो कि इनके नजदीक पाकिस्तान की मईशत के लिए मुतासर कुन साबित हो सकती है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज मिलता है और ये कर्ज शराइत पर अमल किए बिना नहीं मिल सकता। IMF प्रोग्राम की बहाली से आलमी मालियाती इदारों और बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान
पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान के लिए नई क्रेडिट लाइंस भी खुलेंगी। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने में मदद फराहम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों का इसी के जरिए एतमाद हासिल कर सकता है। इस प्रोग्राम के जरिए मईशत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे तो इसका फायदा भी मईशत को ही होगा। इसीलिए माहिरीन मईशत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना चाहिए। ताहम जरूरी है कि IMF भी इस सिलसिले में नजरसानी करे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मईशत पहले ही किसी अच्छी सूरत हाल से नहीं गुजर रही। जब कोविड की सिचुएशन थी उस वक्त IMF की जो एक टर्म्स थी उनमें निगोशिएशन की गई, लेकिन अब की सिचुएशन में 6th रिव्यू है और यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप प्रेसिडेंट हैं टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि IMF के साथ हमारे मामलात अभी कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं सिचुएशन थोड़ी सी एक फ्रेजाइल हो जाती है, समटाइम्स मामलात बड़े ज़बरदस्त और एक नेगोशिएशन पीरियड भी बहुत अच्छा गुजरता है। योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IMF का बेसिक बुनियादी आपसे क्या एक एजेंडा है, वो ये कहता है कि जी रेवेन्यूज़ को बढ़ाइए, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाइए, टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाइए और अपनी चीज़ों को ठीक करें। ये बेसिक IMF का प्लान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या प्लान है कि जी रेवेन्यू को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है और चीज़ों को उस तरीके से बढ़ाना है जिसमें महंगाई थोड़ी सी कम हो। जो दो फर्क है उसमें IMF के एजेंडा में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एजेंडा में, एक इन्फ्लेशन जो है अब वो बहुत इंपॉर्टेंस ले गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि जी वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, वो महंगाई जिसको डायरेक्टली महंगाई को इम्पैक्ट होगा वो चीज़ें वो नहीं करेंगे। अलबत्ता वो ये सारी बातें कर रहे हैं कि जी हमें टैक्स बेस भी बढ़ाना है, टैक्स टू GDP रेशो भी बढ़ाना है, हमें रेवेन्यूज़ भी बढ़ाना है और हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको इस तनाजुर में देखा जाए तो IMF और पाकिस्तान का गोल, एम और विजन एक ही है कि रेवेन्यू बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ानी है, टैक्स बढ़ाना है और ऑब्वियसली जो आपका सर्कुलर डेट है उसे कम करना है। ये IMF की वजह, IMF की कंडीशनैलिटीज़ क्यों है कि हमारा सर्कुलर डेट बहुत बढ़ रहा है और उसको कम करना है, हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो जो लीकेजेस है उसको स्टॉप करना है और रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त फुली कमिटेड है IMF के साथ कि हम जो टास्क IMF ने असाइन किए हुए हैं पाकिस्तान को उसको फुलफिल करें, उसको थोड़ा सा चेंज करके, जैसे वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दें, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गरीब आदमी पे होगा। ज़ीशान, एक तरफ हम देखते हैं FATF जो एक बहुत एक जायंट इशू पाकिस्तान के लिए रहा, दूसरी तरफ अगर हम ना भी करें तो वो एक बिग डिबेट है, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन एक FATF है एक इशू। दूसरा आ जाता है IMF जो हमें क्रिएट भी करना है, डेफिसिट्स को कंट्रोल करना है, फिर बजट, महंगाई, फिर टैक्स जो हमारे पास कलेक्शन थी नहीं। इन तमाम चीज़ों को अगर ये 2-3 साल के रिफॉर्म्स देखें और इनको पिछले 10 सालों से कंपेयर किया जाए तो कहाँ देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान आज जिस पोजीशन में है वो मेरे ख्याल से बेहतर है। एक राह पे हम चल पड़े, गामजन हो गए, हमें पता है कि हमें अब जाना कहाँ है, हमारे पास हमारे गोल्स डिफाइंड हैं, हमारे पास हमने KPIs को सेट कर लिया कि जी इन चीज़ों को अचीव करना है। अब वो अचीव करना कैसे है उसके पीछे IMF एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान की दूसरी लाइन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही है कि पहुंचना उस रेवेन्यू टारगेट पे, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करके। मैं समझता हूँ और हमने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। सिर्फ यहाँ पर आज आना नहीं, आपने देखा होगा कि जो असेंबली का इजलास हुआ, बजट की स्पीच थी, लेकिन बजट की स्पीच के दौरान भी आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वाहिद सियासी जमात थी जिसने बजट स्पीच के दौरान भी आपके इस मामले को उठाया। सिर्फ आपके मामले को नहीं, इसके साथ साथ और शहर में जितने भी इस किस्म के मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर ये क्लेम आ रहे हैं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है या ये क्लेम आ रहा है कि वो SC प्लॉट्स के ऊपर बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स के भी मामला आ रहे हैं, पार्क्स के भी इशूज़ आ रहे हैं, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के भी इशूज़ आ रहे हैं और उसके साथ साथ मार्केट्स के भी इशू आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि कराची के जो रिहायशी हैं आज वो इन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, और अगर इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो उसके पीछे जाहिर है कि कोई बहुत बड़ी नालायकी है, उसके पीछे करप्शन है, उसके पीछे झूठ है, फरेब है, उसके पीछे धोखा है, उसके पीछे लूटमार है, उसके पीछे कराची के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है।
आज कराची के कारोबारी तबके को, आज कराची के रिहायशियों को, आज कराची के दुकानदारों को, उनकी दुकानों को, उनके कारोबार को मस्मार करने के हुक्मनामे आए हुए हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। और जो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास गई है वो ये बताती है कि ये बिल्डिंग जो हैं, ये दुकानें जो हैं, ये मार्केट जो हैं, ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, या ये पार्क्स की ज़मीन पे बने हैं, या ये एसटी प्लॉट्स के ऊपर बने हुए हैं। हो सकता है कि बात बिल्कुल ठीक हो, और जाहिर है कि जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं तो ये 100% बात ठीक होगी, इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी। लेकिन हमारा ये सवाल है, जो अर्ज़ हम चीफ जस्टिस साहब के पास आज यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं और जो उनकी अदालत में भी हम लेकर जाएंगे, कि चीफ जस्टिस साहब, जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो यहाँ पे रिहायशी हैं, जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा ले के, कुछ लोगों ने कर्ज़े लिए होंगे, कुछ लोगों ने शायद उधार लिए होंगे, कुछ लोगों ने 8-8, 10-10 साल मेहनत की होगी, और मेहनत करने के बाद इस पोजीशन पे पहुँचे होंगे कि यहाँ पर जाके अपना घर ख़रीदा होगा। कुछ लोगों ने उन दुकानों के ऊपर कर्ज़े ले लेके कारोबार किए होंगे और उधार पे उनके माल भी पड़े होंगे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हुक्मनामा आपकी तरफ से आया है जिसमें ये कहा गया है कि इनकी दुकानों को और इनके घरों को मस्मार कर दिया जाए। मेरी चीफ जस्टिस साहब, आपसे इल्तिजा है, मेरी चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश है कि अगर मस्मार कर दिया जाए, उस वक्त के मिनिस्टर को मस्मार कर दिया जाए, उस वक्त के डीजी को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मस्मार कर दिया जाए, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस बिल्डिंग की इजाज़त दी, मस्मार कर दिया जाए उन तमाम डायरेक्टर्स को ऊपर से लेके नीचे तक, जिन जिन की इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इसकी एनओसीज़ के ऊपर सिग्नेचर्स थी, मस्मार कर दिया जाए इस सारे निज़ाम को, जो ये 2 नंबर निज़ाम है, तो क्या ही बात हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक मिसाल कायम हो जाएगी। ये जो 2 नंबर लोग चीफ जस्टिस साहब इस हकूमत में बैठे हुए हैं, इन इदारों में बैठे हुए हैं, जो सुबह शाम दिन रात पिछले 14 साल से आवाम को लूट रहे हैं। आवाम तो मासूम है चीफ जस्टिस साहब, ये तो बेचारे अपने घरों से निकले हैं, मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपनी कमेटियां डाल रहे हैं, उधार ले रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। इस आवाम को क्या पता कि इस बिल्डिंग के पीछे किस किस्म की 2 नंबरी है। इन रिहायशियों को क्या पता कि इस बिल्डिंग के पीछे कौन से इदारे ने कितने लाख या कितने करोड़ रुपए लिए हैं। इसकी पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कराची में मौजूद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से उन्होंने कहा कि इन गैर कानूनी तामीरात में रिहाइश पजीर अफराद के बजाय उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इन गैर कानूनी तामीरात के तामीर होने के जिम्मेदार हैं। ये मनासिर बराह रास्त हमने आपको दिखाया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने अमेरिका को एक साफ लाइन दे दी है कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू बेसिस। तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन
हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे लोग भी हैं जो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि आप ग्रे लिस्ट में रहें। हाँ, ये तो अब बात खत्म ही हो चुकी है कि पाकिस्तान खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। हाँ, ये इतनी चीजों को ये फियर नहीं है हमारे पास। फियर नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हम अहदाफ को कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ रह गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो ऐसे नहीं है अब कि जिनको पूरा ना किया जा सके। अब जो अहदाफ रह गए जिसमें FATF का बहुत जोर है कि जो बैंड आउटफिट्स हैं उनको जो है उनकी फंडिंग्स बिल्कुल रुक जानी चाहिए, उनको सजाएं हो जानी चाहिए, उनके जो ट्रायल्स जो लंबे लंबे प्रोलॉन्ग करते हैं। सर हमारे पास अब प्रॉपर चैनल्स मौजूद हैं। पहले बहुत ये एब्रप्टली सेलिंग या हम कहेंगे ये चीजें मनी लॉन्ड्रिंग देखी जाती थी, मनी एक्सचेंजर्स को बहुत मिसयूज किया जाता। अब तो तमाम चीजें स्टेट बैंक खुद एक रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। पहले होता क्या था कि अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होती थी तो वो एक्सचेंज वाला आपको आपके घर पे पहुंचा के जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको CNIC को कॉपी आपको खुद जाना पड़ेगा। exactly. अब अगर आपको $1000 चाहिए तो आपको खुद जाना पड़ेगा एक्सचेंज में, अपना CNIC की कॉपी देनी पड़ेगी और आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ताकि वो वहां पे नोटिंग हो। तो देखें दुनिया अब वैसी नहीं है जैसे आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले थी। दुनिया बहुत तेजी से लेकिन हमने तमाम चीजों को जब कम बैक किया है, सारी चीजें बेटरमेंट की तरफ आए हैं, जब भी इतना सौतेला सलूक या कहेंगे स्टेप यही हो गया ना, सौतेला सलूक क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक सौतेला सलूक है और ये उन लोगों का है। और दूसरा ये मैं बता दूं कि जब अगर FATF का जो ये डिसीजन अनाउंस होता है और ग्रे लिस्ट में कहा जाता है कि पाकिस्तान रहेगा, तो उससे सबसे ज्यादा तो खुशी होगी वो हमारे पड़ोस मुल्क को होगी और उनके तो बस रात में एक दुकान खुल जाएगी उनकी प्राइवेट चैनल्स की। तो ये भी जरा प्लीज जरा गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ग्रे लिस्ट में भी रहते हैं, लेट्स से गॉड फॉरबिड, लेट्स पुट इट दिस वे, तो कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। पाकिस्तान जो अपने टास्क जिन पे वो लगा हुआ है उसको करता चला जाएगा। एग्जैक्टली हम अपना काम कर रहे हैं और वैसे ही काम होगा जैसे हो रहा है। आप ऐसा नहीं कि आपका इकोनॉमिक साइकिल अब नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है अब जॉब क्रिएशंस भी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड वापस आने लग गई है। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को एक इम्पेटस मिला है क्योंकि उनके लिए पूरी एक टैक्सेशन की बड़ी अच्छी स्कीम दी है, तो उसके हिसाब से उनको भी अब डॉक्यूमेंटेड सर्कल में आने का चांस है। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि SME सेक्टर को लोन्स भी अब इजीली प्रोवाइड होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी और जिससे न सिर्फ आप जो है अपने आप को वापस से उस ग्रोथ स्ट्रीम में ले जाएंगे बल्कि रेवेन्यू कलेक्शन पे भी ले जाएंगे। आप एग्जांपल ले लीजिए, ईरान के ऊपर क्या सैंक्शंस नहीं लगी हुई, लेकिन ईरान ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया है। हमें करना क्या है? मैं ये जो मेरा पर्सनल फीलिंग है वो ये कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है। हमें अपने आप को जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसकी तरफ लेके जाना है, जो कॉटेज इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं। अगर हम वो करने में कामयाब होते हैं, हम स्किल सेट लोगों का डेवलप करने में कामयाब होते हैं, तो जापान में मार्केट बहुत ओपन है। इसी तरीके से चाइना की एम्प्लॉयमेंट अब बहुत महंगी होती चली जा रही है, तो आपके पास तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है। एग्जैक्टली, बस उसको थोड़ा सा हार्नेस करने की जरूरत है, और उसके बाद यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए लेट्स कम टू द नंबर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या दिखाई दे रहे हैं सर इकोनॉमिक नंबर्स बजट के बाद, जब ये एक अच्छा फ्रेंडली बजट दिया गया, एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट की गई, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, तो क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बजट मेरे हिसाब से बैलेंस और अच्छा बजट है। इसमें जो एक मुश्किल चीज़ थी वो तनख्वाहदार लोगों की मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल अलाउंस पे टैक्स करने की बात करती थी, जो आज शौकत तरीन साहब ने इसको क्लियर कर दिया कि अब वो खत्म हो जाएगी। तो सैलरी टैक्स पेयर को एक थोड़ा सा अब जो उसको एक फियर था, वो उसका फियर जो टैक्सेशन ज्यादा होने का फियर था, वो अब किसी हद तक हम ही देते हैं, बोलते हैं सैलरी पेशर लोग, ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर, सैलरी टैक्स पेयर, ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर, तो उनके लिए एक थोड़ा सा फायदा है। फिर इसी तरीके से जैसे हमने बजट स्पीच में सुना था कि जो मराद 850 सीसी की गाड़ियों को दी गई थी, अब वो एक्सटेंड करके 1000 सीसी की गाड़ियों को भी दे दी जाएगी। उससे जो एक नॉर्मल जो है जो छोटी गाड़ी वाले लोग हैं अफराद, उनकी प्राइसेस जो गाड़ियों की वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदाजे के हिसाब से प्राइसेस कम होंगी। तो एक ये उनके लिए अच्छी इजीली अफोर्डेबल होंगी। लेकिन इसको अगर इसका मैं फ्लिप साइड देखने जाऊं तो कराची में रोडें कहाँ हैं कि जहाँ पे ये गाड़ियां चलाई जाएंगी? हाँ, बस ये बड़े इश्यूज हैं कराची के अंदर, बाइक्स एंड कार्स। इस वक्त जो फोकस गवर्नमेंट का होना चाहिए कि आपको मास ट्रांजिट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे वो सर्कुलर रेलवे हो, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, पर्पल लाइन हो, रेड लाइन हो, ग्रीन लाइन हो, खुदा के वास्ते इन लाइंस को चलाइए ताकि एक जो आपका छोटा जो आदमी है यानी जो कम तनख्वाह वाला है वो एक
प्रॉपर सफर कर सके। सर ये फिर गैप हो जाता है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, ये एक बड़ी डिबेट है। फिर ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप दुनिया के बड़े शहरों का अगर आप मुताला करें तो इंग्लैंड में, अगर आप लंदन की बात करें तो अगर डे टाइम में उनकी जो आप कंजेशन वाले एरिया में जाएंगे तो कंजेशन चार्ज लग जाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कुछ करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, डॉलर की प्राइस कहाँ दिखाई दे रही है? रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, 157 to 158 आज के मार्केट में दिखाई दे रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये डॉलर इसी रीजन में 155 से 160 के दरमियान ही रहेगा फॉर सम टाइम। और जिस तरीके से हमारी चूंकि कुछ पेमेंट्स ड्यू हैं, जैसे वो पेमेंट्स हो जाएंगी तो फिर ये एक क्वेश्चन आएगा। अभी यूरो बॉन्ड्स फ्लोट करने की बात हो रही, तो मैं समझता हूँ कि इससे कुछ अरसे तक प्रेशर रहेगा डॉलर पे, लेकिन उसके बाद आप फिर इसको देखेंगे कि ये वापस आना शुरू हो जाएगा और इट विल रिमेन बिटवीन 150 से 160 के दरमियान। और जो इसकी एक एवरेज मुझे नजर आती है वो 155 पे नजर आती है। थैंक यू सो मच जिशान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस, और आज हमने FATF और IMF के रिव्यू के बारे में डिटेल डिस्कशन की। हम होप करते हैं कि FATF में पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में रिमेनिंग रहने का चांसेस जो है वो ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, तो वो व्हाइट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।